नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सफलताएं तभी प्राप्त होती हैं जब हम अपने उद्देश्य के प्रति आश्वस्त होते हैं और उसके प्रति जी जान से अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। कभी पर मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न होता है जैसे लगता है कि सारी सफलताएं अपनी मुट्ठी में हों, लेकिन पल भर में कभी कभी मन में ऐसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे हाथ पूरे खाली हैं, हम किसी कार्य के नहीं हैं। लेकिन फिर भी मन जिस तरह से क्लाइमेट मौसम दिन में परिवर्तित होता रहा, उसी तरह मन मस्तिष्क में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी उत्साह की तो कभी अनुत्साह की, यानी हतोत्साहित की स्थिति हमारे मन में हमेशा इसका द्वंद्व चलता रहता है। फिर भी दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर अपने कर्म को करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो भारतीय संविधान में पहले ऐसी समस्या खड़ी हुई थी जिनके प्रति जो है अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वे लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर थे। कौन? जीवी मावलंकर थे। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, जब भी आपातकाल की स्थिति पैदा होती है तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिए दोस्तों, ये मीरा कुमार थी। कौन? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो जगजीवन राम की पुत्री थी। कौन? जगजीवन राम की पुत्री थी और ये बिहार की रहने वाली थी। इनका समय था 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तब उनका कर्तव्य क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी नए चुनाव होते हैं, लोकसभा या संसद के नए चुनाव होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका कर्तव्य होता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित नए लोकसभा के सांसदों को जो नियुक्ति होती है, एमपी की नियुक्ति होती है, उनका शपथ दिलाने का कार्य होता है। फिर प्रोटेम स्पीकर के पद समाप्त हो जाते हैं, उनका काम नहीं रह जाता, बल्कि इनका काम क्या रहता है? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना ही इनका कार्य रहता है। संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लोकसभा यानी संसद में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था, लेकिन संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या पहले 525 थी, जिससे बढ़ाकर 545 31वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन की 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये बात आप लोगों को पता है दोस्तों कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसको अधिकार यानी महान्यायवादी को अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और
भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, लेकिन ये ध्यान रखिए दोस्तों, जबकि महाधिवक्ता का जो पद होता है संवैधानिक न होकर के मात्र वैधानिक होता है। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन करता है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मार्गदर्शन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सचिवालय की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति को प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय में भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन थे। कौन? के जी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा संविधान का जब उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है या उस आदेश पर पुनर्विलोकन करना होता है या पुनर्विचार करना होता है, तो अनुच्छेद 137 के तहत संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन पुनर्विचार हेतु अधिकृत करता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों ये कनाडा देश के पद्धति का अनुसरण किया गया है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल जो है किसी भी विचार को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल किससे सलाह लेकर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या हस्तांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के से सलाह लेकर के राज्यपाल या किसी भी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह लेकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और उनके पदों में उन्नति कर सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है किसी भी राज्यपाल को किसी संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिए तो अनुच्छेद 333 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था, लेकिन संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कब? 2019 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को ये कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्राण की दया ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। जीवन को दान करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन प्राण से मुक्ति दान करने का अधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में तथा ट्यूमर को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है और ट्यूमर को नष्ट करने में सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिए। ट्यूमर को नष्ट करने में सीजियम 136 का प्रयोग किया जाता है। अस्थि रोगों के उपचार में तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो
अस्थि रोगों के उपचार तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ये बातें ध्यान रखिए। तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग जो है तेल के कुओं के अध्ययन और यदि कहीं पाइपलाइनों में कोई रिसाव हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मृदा की नमी की मात्रा को ज्ञात करने और सड़कों एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से मृदा की नमी की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है या सड़कों एवं भवनों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने रबड़ के बल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो आइए जानते हैं दोस्तों, चार्ल्स गुडियर वैज्ञानिक थे जिन्होंने रबड़ के बल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। धूम्र प्रदेश जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? तो आइए जानते हैं दोस्तों, युद्ध के समय दोस्तों शत्रु से बचने और उन्हें धोखा देने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जब भी युद्ध छिड़ता है और ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उससे बचाव के लिए, शत्रु से छिपने और उन्हें धोखा देने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम यौगिक रसायन जो है पसीना रोधी उत्पादों में उपस्थित होता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग दोस्तों जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंगीन लौ निकलती है? तो क्लोरोबेंजीन ऐसे कार्बनिक यौगिक है दोस्तों जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंगीन लौ निकलती है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है हवाई जहाज विमानन में जो ईंधन भरे जाते हैं उनमें जमने से रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी कहा जाता है। इथनोलॉजी के तहत विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में दोस्तों ध्यान रखिए, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। किस जीव में स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो ध्यान रखिए, स्टारफिश यानी तारामीन में स्नायु तंत्रिका तंत्र तो होता है दोस्तों, लेकिन उसमें मस्तिष्क नहीं होता। नील हरित शैवाल, जीवाणु तथा कॉक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स नामक संरचना पाई जाती है। लोमली के आकार के क्रोमेटोफोर्स संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्रवरसेन प्रथम शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट, वर्धन वंश के किस राजा ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन या वर्धन वंश का शासक था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। हर्षवर्धन का पहले राजधानी जो है थानेश्वर में थी। कहाँ पे थी? हरियाणा के थानेश्वर में थी। लेकिन बाद में राजश्री की पति की हत्या हो जाने के बाद सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और कन्नौज और प्रयाग राज्य में इसने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भी किया। बताया जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है सम्राट हर्षवर्धन संगम नगरी में अपने
सारे धन को, सब कुछ को दान कर देता था। इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। इसका शासनकाल 609 से 645 ईस्वी के लगभग था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। इस बात की जानकारी हमने हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के नाटकों की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो कुमार गुप्त ने रखी थी। किसने? कुमार गुप्त, गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त ने रखी थी। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार के सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में दोस्तों जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार के सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह सिखों के राजा थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, और धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी। नेक्स्ट, 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा जो है 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों हैदर अली के द्वारा जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था और उसी समय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु होगी। किस संधि के साथ के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 युद्ध कलाई के मध्य हुई थी, जिसमें 1764 ईस्वी का बक्सर के युद्ध के 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के 50 जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि के तहत ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। बाबर को भारत आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आलम खां तथा राणा सांगा ने बाबर को भारत आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर पटना काबुल का रहने वाला था और उसने 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहली लड़ाई लड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध दोस्तों जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये भी बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट, चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, निजाम नामक भिश्ती ने, निजाम नामक भिश्ती ने चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और उसमें जो है हुमायूं की जान जो है निजाम नामक एक भिश्ती ने बचाई थी। और बताया जाता है कि निजाम ने जब हुमायूं की जान बचाई थी तो उसको, निजाम को एक दिन के लिए उसे बादशाह बनाया गया था। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का फिर शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में के बाद जो है हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना, दिल्ली का पुनः शासक बना। हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1556 ईस्वी तक आगरा में, लेकिन इसमें 10 से 15 वर्षों तक हुमायूं अपना यायावर जीवन व्यतीत किया, क्योंकि बीच में 1540 से 1545 ईस्वी तक, 1540 से 1545 ईस्वी का समय था शेरशाह सूरी का, जिसने कन्नौज के युद्ध में 1540 के कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली के गद्दी पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग, आराम बाग, नूरी अफगान बाग के नाम से लगाया था? तो बाबर ने, किसने? बाबर ने लगाया था।
हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में श्वेत संगमरमर से किसने कराया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम थी जिसने दिल्ली में श्वेत संगमरमर से हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। ये पहला मकबरा था जो कि दोहरा गुंबद वाला था। ये पहला मकबरा था जो कि दोहरा गुंबद वाला था और उसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा जो है दिल्ली में श्वेत संगमरमर से निर्माण कराया गया था। दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, शेर शाह सूरी ने किला ए कोला मस्जिद का निर्माण कराया था। अकबर द्वारा सभी धर्म में सामंजस्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और ये बात ध्यान रखिए दोस्तों जी, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था? बीरबल था। बीरबल प्रथम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले राम सी देवनागरी यानी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? तो अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल सत्ता पर कायम था। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मिजोरम में वनों की का प्रतिशतता सबसे अधिक है। दजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, दजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है और ये अंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है जो कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।